अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रही हूँ इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटमी के एमसीक्यूज़ वर्जन हमारे पास बी है। आज स्टूडेंट्स मैंने कुछ एमसीक्यूज़ इसमें ऐड किए हैं। पेज नंबर है 140 और कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो 142 से लिए हैं। 140 पे एमसीक्यूज़ जो लिए हैं वो ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि एनाटमिकली टर्म्स यूज़ होती हैं और बट आपकी बुक में उनके कोई अलग से जो है टॉपिक मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन वो टर्म्स भी जो हैं वो आपको आनी चाहिए। समटाइम्स होता है कि एमसीक्यूज़ उन टर्म्स से भी रिलेटेड आ जाते हैं, तो आपके पास जो है ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि आपको टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं एनाटमिकली, वर्ड्स जो यूज़ होते हैं इंग्लिश टू एनाटमिकली, उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ से ऐड किए हैं पेज नंबर 140 से। और आपके पास तो होगा न्यू एडिशन होगा, तो आप न्यू एडिशन में जो है वो पेज नंबर चेक कर लीजिएगा, बट जो एमसीक्यूज़ नंबर है वो वही होगा। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, अब आपको मैं करवाती हूँ यहाँ से। आपके पास क्वेश्चन नंबर होगा 32 और यहाँ पे पूछा गया है पर्टेनिंग टू चीक्स। पर्टेनिंग टू चीक्स का मतलब भी क्या है, सेम होता है इसी तरह से जैसे आपने लास्ट एमसीक्यूज़ किए हैं। चीक्स का आपने बताना है कि इसे एनाटॉमिकली क्या कहा जाता है। ये भी मैं आपको सब्जेक्टिव में करवा चुकी हूँ कि चीक्स को जो है वो बकल कहा जाता है। और यहाँ पे भी इसी तरह से चीक्स के बारे में पूछा हुआ है। बकल की स्टेटमेंट बन सकती है तो चीक्स आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको आ जाता है कि पर्टेनिंग टू चीक्स के चीक्स के से जो रिलेटेड है वर्ड यूज़ किया जाता है एनाटॉमिकली वो कौन सा होता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्टेनिंग टू बकल के बकल को क्या कहा जाता है, तब आप इसमें ऑप्शन ठीक करेंगे चीक्स का। तो 32 में जो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। इसी तरह से 33 ऑप्शन स्टेटमेंट है हील ऑफ फुट, इसमें भी इसी तरह से पूछा हुआ है कि जो पाँव की एड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है। पाँव की एड़ी को जो है वो कैल्केनियल कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है इसके अंदर राइट ऑप्शन है कि कैल्केनियल जो होता है इसे हील ऑफ फुट को कहा जाता है। इसी तरह से 34 एमसीक्यूज़ नंबर है पर्टेनिंग टू माउथ। माउथ जो होता है इसे एनाटॉमिकली क्या कहा जाता है, ये भी ये टर्म आपने पढ़ी हुई है। इसमें कहा जाता है ओरल जो है माउथ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास 34 में जो है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, पर्टेनिंग टू माउथ इज़ ओरल। 35 एमसीक्यूज़ नंबर है कर्व ऑफ शोल्डर। कर्व ऑफ शोल्डर का मतलब ये होता है कंधे का जो खम होता है, आप देखेंगे पीछे से जो कंधा होता है उसमें एक फोल्ड सा आता है, कर्व सा बनता है जिसे हम कंधे का खम कहते हैं या कर्व ऑफ शोल्डर कहते हैं। इसको जो है वो एनाटॉमिकली क्या कहा जाता है, इसे डेल्टॉइड कहा जाता है। डी ऑप्शन आपके पास जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो पैटिलर जो है वो घुटने से रिलेटेड है, कार्डिक जो है हार्ट से रिलेटेड है, ग्लूटियल जो है वो पेल्विक गर्डर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आपके पास कर्व ऑफ शोल्डर है वो डेल्टॉइड होगा। इसी तरह से इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टेनिंग टू डेल्टॉइड, ये डेल्टॉइड से रिलेटेड जो सिमिलर वर्ड होगा वो कौन सा होगा, तो आप उसमें भी आप बताएंगे, फिर आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा कर्व ऑफ शोल्डर। इसमें आ जाता है 36 एमसीक्यूज़ नंबर है इंजेक्शन साइट एट बटक्स। इंजेक्शन साइट का मतलब ये होता है कि कूलर पर जो इंजेक्शन साइट होती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, उस एरिया को क्या नाम दिया जाता है। अब इसी तरह से जैसे आपने कर्व ऑफ शोल्डर में बताया, इसी तरह से आपने बटिक साइट्स को बताना है कि वहाँ पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके लिए उस एरिया का नाम क्या होता है। तो उसे हम डी इसमें ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन होगा ग्लूटियल, कि जो इंजेक्शन साइट होती है बटक्स पे कूलों के ऊपर उसे हम ग्लूटियल रीजन कहते हैं। तो आपके पास 36 में राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन होगा। उसके बाद इसमें आता है पर्टेनिंग टू हार्ट। हार्ट को एनाटॉमिकली क्या कहा जाता है, हार्ट को भी आपने ये भी टर्म पढ़ी हुई है, हार्ट को जो है वो कार्डियक कहा जाता है। 37 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होता है ए ऑप्शन होता है कि हार्ट जो है ये कार्डियक कहलाता है। इसी तरह से आप एमसीक्यूज चेंज हो सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है पर्टेनिंग टू कार्डियक, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, फिर आप उसमें बताएंगे कि कार्डियक तो हार्ट को कहते हैं। इस तरह से आपके पास फिर राइट ऑप्शन हार्ट होगा। दोनों तरीके से आपको इसमें पता होना चाहिए। रिलेटेड टू टंग 38 एमसीक्यूज़ नंबर है रिलेटेड टू टंग। ज़ुबान से रिलेटेड जो है इसमें टर्म जो है वो कौन सी होगी, ये भी आप जीआईटी के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। टंग को जो है वो लिंगुअल कहा जाता है। डी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है कि ज़ुबान को और क्या कहा जाता है, ज़ुबान को लिंगुअल कहा जाता है। तो आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा लिंगुअल का, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको बॉडी कैविटीज़ करवाई थी पेज नंबर 142 पे ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग वर्जन बी में से, और आपके पास न्यू में जो है पेज चेंज होगा। तो यहाँ पे भी हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। वो टर्म्स इस तरह से हैं कि इसमें मैंने आपको एब्डोमिनल इसमें
क्या बॉडी कैविटीज़ करवाई थी, यहाँ पे कुछ MCQs बॉडी कैविटीज़ के ऐड किए हुए हैं, ये भी आपको लाजमी आने चाहिए। कुछ इसमें बॉडी प्लेन्स के भी हैं, अभी मैंने बॉडी प्लेन्स आपको नहीं करवाई, बट यहाँ पे एक MCQ एज है तो वो मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 54। इसमें पूछा हुआ है एन इंसिजन दैट सेपरेट्स द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी और एन ऑर्गन लॉन्गिट्यूडनली इट इज़ द क्रॉस सेक्शन टू मीडियल प्लेन। अब उसमें बताया गया इंसिजन का मतलब तो वैसे ही कट होता है। अब वो कह रहे हैं कि आपकी बॉडी पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो होगी वो कि मीडियल प्लेन के जो है वो क्रॉस सेक्शन होगी। क्रॉस सेक्शन का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल वे में वो मीडियल प्लेन से लाइन लगाई जाएगी और उसमें आपका फ्रंट और बैक दोनों जो हैं वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेपरेट्स द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी और एन ऑर्गन, कि या तो आप एक ऑर्गन को इस तरह से कट करें कि उसका फ्रंट और बैक जो है वो अलग हो जाए, या बॉडी का फ्रंट और बैक जो है वो अलग हो जाए टू पार्ट्स में लॉन्गिट्यूडनल लाइन से। तो हम जो है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे कोरोनल प्लेन का नाम देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 54 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा कोरोनल प्लेन। ये दफ़ा फिर से बता दूँ कि आपने बॉडी पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है लॉन्गिट्यूडनली, और उसमें आपका बॉडी जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अलग हो जाए। इस तरह की प्लेन को जो है हम क्या हम कोरोनल प्लेन का नाम देते हैं। कोरोनल प्लेन को यहाँ पे नहीं बताया गया, कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी इसे जो है वो कहा जाता है। उसके बाद इसमें आता है 55। अब यहाँ पे बॉडी कैविटीज़ हैं जो कि मैंने आपको वेकेशन से पहले भी करवाई थी। अब यहाँ पे इनके MCQs हैं। दी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी आर सब डिविजन्स ऑफ डैश बॉडी कैविटी। उन्होंने कहा है कि एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी जो होती हैं ये कौन सी मेन कैविटी से बनती हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि बॉडी की जो है मेन हमने पढ़ी थी 2 बॉडी कैविटीज़ होती हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल। वेंट्रल की फर्दर कैविटीज़ होती हैं, डोर्सल की भी इसी तरह से सब कैविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। अब हमने ये बताना है कि एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी क्या फ्रंट साइड पे होती हैं बॉडी की या बैक साइड पे होती हैं। आपको पता है एब्डोमेन जो है, बैली जो है वो फ्रंट पे होता है, पेल्विक जो है इसमें फ्रंट साइड से है, थोरेसिक कैविटी जो है वो आपकी जो रिब केज वाली कैविटी है ये भी फ्रंट साइड से है। तो हमारे पास जो है ये डिवीजन्स कौन सी आ जाएंगी, हमारे पास ये वेंट्रल कैविटी की सब डिवीजन्स हो जाएंगी। मतलब ये फ्रंट साइड पे हैं, इनके देखने से हमें पता चल रहा है, इनके नामों से पता चल रहा है। तो हमारे पास 55 में जो राइट ऑप्शन होगा वो वेंट्रल कैविटी का होगा। मतलब हमने एग्जांपल्स बतानी है, यहाँ पे एग्जांपल्स पूछी हुई हैं कि एब्डोमिनोपेल्विक और थोरेसिक कैविटी किस कैविटी की, मेन कैविटी की एग्जांपल्स हैं। तो दोनों ही वेंट्रल कैविटी की एग्जांपल्स हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाता है 56 में, इज़ोफेगस इज़ इन अ फूड पैसेज वे। इज़ोफेगस को जो कि हमारा फूड पाइप होता है, फूड पैसेज वे भी है जहाँ से हमारी खुराक गुजर के जाती है, लोकेटेड इन डैश कैविटी। आपको पता है कि इज़ोफेगस जो होती है वो हमारे गले के सुराख से स्टार्ट होती है, फेरिंक्स से स्टार्ट होती है और जाके हमारे स्टमक में एंटर होके एंड होती है। तो ये पूरी की पूरी कैविटी जो ये है हमारे पास इज़ोफेगस या पैसेज वे जो है ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी में होता है। आपको पता है रिब केज वाला एरिया जो होता है उसे थोरेसिक कैविटी का नाम दिया जाता है, और हमारी खुराक की नाली इसी कैविटी में से पास होकर जाती है और स्टमक में एंटर हो जाती है। तो हमारी इज़ोफेगस कौन से रीजन में होगी, कौन सी कैविटी में होगी, हमारी इज़ोफेगस जो है वो थोरेसिक कैविटी की एग्जाम्पल है। 56 में आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। द बॉडी कैविटी विच इज़ टोटली सराउंडेड बाय द बोन्स एंड दस अफोर्ड्स इट्स, क्यों कह रहे हैं कि इसमें एफर्ट्स इज कंटेन स्ट्रक्चर्स वेरी गुड प्रोटेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी बॉडी कैविटी आपकी हुई जो कि टोटली बोन्स से सराउंडेड है, उसे बोन्स ने कवर कर रखा है, और वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं शामिल हैं और उनको जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि वो कौन सी कैविटी है। आपको पता है कि हमारी जो बोनी कैविटी होगी वो हमारा जो है उसमें स्पाइनल कैविटी है। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि हमारी जो बॉडी कैविटी टोटली सराउंडेड बाय द बोन्स, कि ऐसी हमारी कैविटी जो कि कम्प्लीटली बोन्स के ऊपर डिपेंड करती है, बोन्स के बनी हुई होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे हम डोर्सल कैविटी का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो है जैसे हमारी स्कल जो है ये भी बोन की है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम सारे का सारा बोन का है। तो ऐसी कैविटी को हम क्या नाम देंगे, डोर्सल कैविटी के नाम देंगे। उसके बाद इसमें जाता है 50 है हमारे पास, इसमें 57 में राइट ऑप्शन होता है बी ऑप्शन।
58 में पूछा हो गया है डैश सिलेंड्रिकल कैविटी लोकेटेड पोस्टीरियर टू thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटी। सिलेंड्रिकल कैविटी का मतलब है कि सिलेंड्रिकल शेप में होगी, सिलेंडर लाइक होगी, और उसके बाद वो लोकेट कहाँ पे करती है, पोस्टीरियर मतलब हमारी बॉडी की बैक साइड पे। और वो कह रहे हैं कि पोस्टीरियर तो होगी, लेकिन किसके पोस्टीरियर होगी, हमारी thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारा जो रिब केज वाला एरिया है और जो हमारा बेली वाला एरिया है इसके पीछे है पोस्टीरियरली, मतलब बैक साइड पे है, और वो उसकी शक्ल जो है वो सिलेंड्रिकल है। तो वो कौन सी कैविटी है, अब आप इसमें बिल्कुल समझ जाएंगे कि सिलेंड्रिकल शेप में तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा, और आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पीछे होता है हमारी रिब केज वाले एरिया के और हमारी बेली वाले एरिया के पीछे होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे फ़ौरन से इसको ऑप्शन को देखेंगे कि हमारे पास स्पाइनल ऑप्शन है या नहीं है। तो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे स्पाइनल का ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइन भी कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्पाइनल सिलेंड्रिकल कैविटी, यहाँ पे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन होगा। 59 में इसी तरह से है डैश सब डिवीजन ऑफ वेंट्रल कैविटी लोकेटेड इन्फीरियर टू thoracic कैविटी। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये दोनों ही ये डिवीजन जो है ये वेंट्रल कैविटी से तो बनी है। अब यहाँ पे भी कैविटी एक पूछी गई है कि ये कैविटी वेंट्रल कैविटी की सब डिवीजन है, मतलब वेंट्रल कैविटी की एग्जांपल है, बट ये वेंट्रल कैविटी की किसी और कैविटी के नीचे वाक़या होती है, मतलब नीचे पाई जाती है, जैसे कि इन्फीरियर टू thoracic कैविटी के वेंट्रल कैविटी में thoracic कैविटी आती है, मतलब रिब केज वाली जो कि फ्रंट पे होती है। तो ये वेंट्रल कैविटी की एग्जांपल है। अब thoracic के नीचे वाली जो कैविटी होती है उसका आपने नाम बताना है इसके अंदर। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जो है, मतलब एब्डोमेन वाला रीजन और पेल्विक रीजन जो होता है वो thoracic कैविटी के नीचे होता है। इस वजह से यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि सब डिवीजन ऑफ वेंट्रल कैविटी लोकेटेड इन्फीरियर टू thoracic कैविटी। तो thoracic कैविटी के नीचे वाली कैविटी का नाम बताएं, और वो सब डिवीजन किसकी है, वेंट्रल कैविटी की सब डिवीजन है। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो आप इसको भी देख लेंगे, ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल होगा और बहुत क्लियर है। जहाँ पे इन्फीरियर टू thoracic कैविटी आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि आपके पास 59 में राइट ऑप्शन एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी का होगा। राइट ऑप्शन आपके पास ए आ जाएगा 59 में। 60 में है क्रेनियल एंड स्पाइनल कैविटीज़ आर सब डिविजन्स ऑफ डैश कैविटी। अब ये दोनों एग्जांपल्स हैं, पहले भी आपके पास इसी तरह से एग्जांपल्स आई थी, तो इसमें भी यहाँ पे भी एग्जांपल आई हैं। क्रेनियल और स्पाइनल कैविटीज़ पूछा हुआ है, मतलब आपकी जो स्कल वाली कैविटी है और जो आपके वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी है ये किसकी डिविजन्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों ही बैक साइड पे होती हैं। तो हमारे पास जो बैक साइड वाली डिवीजन है हमारी कैविटीज़ में से, उसको हम क्या नाम देते हैं, डोर्सल कैविटी का नाम देते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि क्रेनियल और स्पाइनल कैविटी एग्जाम्पल्स हैं किसकी, डोर्सल कैविटी की एग्जाम्पल्स हैं, या सब डिविजन्स हैं किसकी, डोर्सल कैविटी की। तो जी तो स्टूडेंट्स ये थे MCQs आपके, जो कि एब्डोमिनल कैविटी बॉडी कैविटीज़ के रह गए थे और कुछ टर्म्स थी जो कि आपको करवानी थी। तो यहाँ तक तो हो गया आपके MCQs। ये सारे MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको तैयार कर लें। नेक्स्ट टाइम किसी और लेक्चर के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।